मैं कभी झूठ नहीं बोलता अरमान। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मजबूर किया था मैंने उसे मुझसे शादी करने के लिए। उसके पापा की जान को खतरे में डालकर, उनका मान सम्मान दांव पर लगाकर उसे मजबूर किया मैंने ये सब करने के लिए। और उसके पास कोई रास्ता नहीं था मेरी बात मानने के अलावा। उसे परेशान किया, उसे तंग किया, उसे मुसीबत में डाला, लेकिन इतनी तकलीफ सहने के बाद भी उसने तुम्हारे प्रति अपनी दोस्ती निभाई, अपना फर्ज निभाया। और एक तुम हो। जैसे जैसे अरमान के सामने सच आ रहा था, वैसे वैसे वो अपनी नज़रों में गिरता जा रहा था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वरदान उसे गुस्से से घूरते हुए, अगर अभी तुम्हें यह लगता है कि कल्पना की गलती है, तो जाओ करो जो करना है। पर कुछ भी करने से पहले यह सोच लेना कि अब वो कल्पना वरदान ओबराय है। उसके मान सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा मैं। बदला लेना है तो मुझसे लो, पर उसे बीच में मत लाओ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, इस बात से अनजान कि वहीं छिपकर खड़ी कल्पना की चाची ने सब सुन लिया था। सारी सच्चाई सुनकर जहां अरमान अपनी ही नज़रों में गिर गया था, वहीं लता के होठों पर जहरीली मुस्कान तैर जाती है। वो कुटिल भाव से मुस्कुराते हुए, ओह, तो अब समझ में आया। असली बात तो कुछ और ही है। मैं भी कहूँ कि इन फटीचरों के हाथ ये कुबेर का खजाना कैसे लग गया। जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। और अगर नहीं भी टूटे तो मैं तोड़कर रहूंगी। कल्पना को रास्ते से हटाकर पूर्वी को वरदान की पत्नी बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मन ही मन वो ये सब बोल रही थी। उसके बाद वो वापस पार्टी में जाकर शामिल हो जाती हैं। वरदान भी वापस पार्टी में चला जाता है और सीधा स्टेज पर कल्पना के पास। उसके वहां जाते ही गौरव स्टेज से नीचे आ जाता है और वो फिर से सारा इंतजाम देखने लगता है। उसके एक कान में ब्लूटूथ लगी हुई थी और हाथ में मोबाइल था, और वो अपना फ़ोन देखते देखते आगे बढ़ रहा था। उसका सारा ध्यान अपने फ़ोन पर था। तभी चलते चलते वो किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो टकराता है तभी एक लड़की की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अरे देखकर नहीं चल सकते, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मैंने अपनी फ्रेंड से ली थी पहनने को, और तुमने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। अब ड्राई क्लीन का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। वो अपनी ड्रेस को देखते हुए बोलती जा रही थी और बेहद प्यारी लग रही थी, और गौरव बस उसे देखता जा रहा था। वो कोई और नहीं, पूर्वी थी, जो अपनी मासूम सी शिकायतें करते हुए और भी मासूम लग रही थी। इतनी मासूम कि गौरव तो बस उसे देखता रह गया था। वो जितनी सूरत से खूबसूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा दिल से खूबसूरत थी। और यह बात गौरव को एक ही नज़र में पता चल गई थी। वो उसकी सादगी से, उसकी साफ गोई से बहुत प्रभावित हुआ था। आज के ज़माने में जहाँ कुछ लड़कियाँ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए झूठ भी बोल देती हैं, झूठी अमीरी झाड़ती हैं, तो वहीं एक पूर्वी थी जो ऐसे दिखावे से कोसों दूर थी। जो लड़की ये बात बता रही है कि उसकी पहनी हुई ड्रेस उसकी नहीं, उसकी सहेली की है, वो कितनी सच्ची और सुलझी हुई होगी। उसे देखते हुए गौरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ठीक उसी वक्त पूर्वी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है और उसे मुस्कुराते हुए देखकर, हद करते हो तुम तो, यहाँ मेरी ड्रेस खराब हो गई और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों? इस बार पूर्वी थोड़ी गुस्से से बोलती है। यह सुनकर गौरव एकदम से होश में आते हुए, ओह सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम रियली सॉरी। देखो मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती मेरी है। एक तो मैं देखकर नहीं चल रहा था, और ऊपर से तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी, और ऊपर से बजाय सॉरी बोलने के मुस्कुरा रहा हूँ। कितनी गलत बात है ना? यह सुनते ही पूर्वी एकदम से, और नहीं तो क्या, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बजाय सॉरी बोलने के तुम मुस्कुरा रहे हो। बड़े अजीब इंसान हो तुम। पूर्वी को बिल्कुल एहसास नहीं था कि गौरव उसके मजे ले रहा है। यह पहली बार था जब उसे किसी लड़की की बातें इतनी पसंद आई हों। उसका दिल कर रहा था कि वो बार बार उसी की बातें सुनता रहे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलवा सकता हूँ। यह सुनते ही पूर्वी एकदम से, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए कोई नई ड्रेस। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, उतना ही बहुत है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। गौरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके चुलबुलेपन को देखकर, उसकी चुलबुली सी बातें सुनकर मुस्कान उसके होठों पर अपने आप ही बिखर जाती है। वो उसे देखते हुए, इसके बारे में तो पता करना पड़ेगा, आखिर ये है कौन जिसकी बातें सुनने को बार बार मेरा दिल कर रहा है। चलो कोई नहीं,
पता तो मैं लगा ही लूँगा। इसके बाद वो फिर से अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगता है। जहाँ पार्टी अपने पूरे स्वभाव पर थी, वहीं अरमान अभी भी खड़ा था और ये सोच रहा था कि आज अगर वरदान सही वक्त पर आकर उसे नहीं रोकता, उसे सच नहीं बताता, तो आज उसके हाथों कितना बड़ा पाप हो जाता, कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता था वो उसके लिए, उस लड़की के लिए जो आज भी उसे अपना अच्छा और सच्चा दोस्त मानती है, जो आज भी उसकी परवाह कर रही है और उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए वो उसकी नज़रों में बुरी बन गई और वो उसके जीवन में कांटे बोने चला था। एक बार भी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि उसने आखिर कल्पना ने ऐसा क्यों किया। चलो मान लो उसकी नज़रों में कल्पना ने उसे धोखा दिया भी, लेकिन वो तो प्यार करता था ना उससे, वो तो दोस्त थी ना उसकी, तो उसे तो दोस्ती निभानी चाहिए थी, लेकिन उसने दोस्ती नहीं निभाई। दोस्ती निभाई तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना ने। यह सब सोच सोच कर वो अपनी नज़रों में गिर गया था। खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था तो कल्पना से कैसे मिला था। लेकिन जब उसने गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी होगी, और माफ़ी मांगने का और अपनी गलती सुधारने का कोई सही और गलत वक्त नहीं होता। जब आपको एहसास हो तब जाकर माफ़ी मांग लो। बस यही सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और वापस अपने कदम पार्टी में जाने के लिए बढ़ा देता है। फिलहाल के लिए कल्पना की चाची शांत बैठ गई थी। वो इस पार्टी में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अब तो सारा सच जान गई थी कि कल्पना और वरदान की शादी कैसे हालातों में हुई है, और अब उसे ऐसे हालात पैदा करने हैं कि कल्पना और वरदान की शादी टूट जाए। उसके लिए उसे अब सही वक्त और सही मौके की तलाश थी, और थोड़ा सब्र रखने की तलाश थी। खैर, लगभग सारे मेहमान स्टेज पर जाकर वरदान और कल्पना को बधाई दे चुके थे। उनके साथ फोटो खिंचवा चुके थे। ठीक उसी वक्त अरमान भी वहां पर आ जाता है। वरदान की नज़र उस पर जाती है, लेकिन बिना किसी भाव के दोनों ही अपनी अपनी नज़रें फेर लेते हैं। वरदान और कल्पना स्टेज के नीचे आने लगते हैं, लेकिन तभी मीडिया वाले, सर प्लीज़, आपकी एक फैमिली फ़ोटो, वो अभी हमें तक नहीं मिली है। एक बार आपका पूरा परिवार एक साथ हो, प्लीज़ सर। उस आदमी के ऐसा कहते ही बाकी मीडिया वाले भी वरदान से उसकी फैमिली फ़ोटो की डिमांड करने लगते हैं। पूरे परिवार के नाम पर वरदान का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। कहीं न कहीं कल्पना उसका ये रूप देख लेती है। वो समझ जाती है कि अब वरदान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कुछ बोलता या कुछ करता उससे पहले ही कैमरामैन एक-एक करके स्टेज पर विनोद को, रंजना को और अरमान को भी खड़ा कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही इतने लोगों के सामने कोई कुछ बोल सकता था। लेकिन वरदान का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कर दे, जो कोई नहीं जानता था। विनोद, रंजना, अरमान, वरदान और कल्पना सब एक साथ स्टेज पर खड़े थे और एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। वरदान का गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो गया था उस पर, जिस पर वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। उधर मीडिया वाले उनकी फ़ोटो खींचने वाले थे, पर वरदान वहाँ से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन कल्पना एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। अब उसने ऐसा क्यों किया, यह उसे भी नहीं पता था। वरदान को इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो एक नज़र उसकी तरफ देखता है। बदले में कल्पना अपनी आंखें झपकाकर उसे शांत रहने को कहती है, और ऐसा करते ही वो कितनी प्यारी लगती है, ये तो बस वरदान ही जानता था। कल्पना को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और ना ही उसे यह एहसास था कि आज अनजाने में उसने क्या कर दिया है। जबकि वरदान वरदान को ये याद आता है कि ठीक ऐसे उसकी माँ भी उसे पलकें झपकाकर शांत रहने को कहती थी जब भी वो गुस्सा करता था, और आज ठीक वैसे ही कल्पना का उसे शांत रहने को कहना अंदर तक हिला गया था। उसे एक बार पहले वो उसके लिए खाना लेकर आई थी, ठीक वैसे ही जैसे कुसुम लाती थी, और आज कुसुम की तरह उसके गुस्से को शांत करना। जाने अनजाने में कल्पना ने वरदान के दिल को ही नहीं, बल्कि रूह को भी छू लिया था। कल्पना ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वरदान को पता नहीं क्या होता है, अगले ही पल वो भी कसकर उसका हाथ थाम लेता है और शांति से अपने परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगता है। यह बात सबके लिए किसी करिश्मे से कम नहीं थी, जबकि गौरव को तो ये था कि अब वरदान का गुस्सा फूट पड़ेगा सब पर। लेकिन एक बार फिर कल्पना ने सब संभाल लिया था, और यह बात रंजना ने भी महसूस की थी। उसने देख लिया था कल्पना को वरदान का हाथ पकड़ते हुए। यह सब देखकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि वरदान को कोई संभाल सकता है, उसे कोई समझ सकता है,
उसके गुस्से को कोई शांत कर सकता है तो वो कल्पना है। जिस तरीके से कल्पना ने वरदान को रोका, आंखों ही आंखों में उसे कुछ समझाया और वरदान ने उसकी बात समझी भी और मानी भी, यह सब देखकर रंजना बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वरदान भी इतनी आसानी से किसी की बात मान सकता है। वो मन में, काश मैंने वक्त रहते वरदान को समझा होता, उसी वक्त मैंने भी वरदान को इस तरह प्यार से समझाया होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता, यूं अकेला नहीं तड़फ रहा होता। पर नहीं, अब उसे संभालने वाली आ गई है। यही मेरे वरदान को पहले जैसा करेगी, यही हम दोनों के बीच की दूरियां मिटाएगी, यही मुझे मेरा बेटा लौटाएगी। वो कल्पना और वरदान दोनों को देखते हुए ये सब सोच रही थी, लेकिन साथ के साथ उसे उन दोनों के बीच की दूरियां और उनके रिश्ते की कड़वाहट भी नजर आ रही थी। अपने दम पर उसने ये पता करवाया था कि वरदान और कल्पना की शादी कैसे हुई, तो अब सच्चाई उसे भी पता थी और वो अच्छे से जानती थी कि जिस तरीके से दोनों की शादी हुई है तो दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वो मन ही मन, मुझे एक बार तो कल्पना से मिलना ही होगा, उससे बात करनी ही होगी, पर कब और कैसे, बस अब वो यही सोच रही थी। इतने में मीडिया वालों ने उन सबकी बहुत सारी पिक्स ले ली थी। इसके बाद वो सब स्टेज से नीचे आ जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं कल्पना और वरदान। कल्पना भी स्टेज से नीचे आने लगती है, लेकिन तभी वरदान एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, वो भी पूरे मीडिया के सामने। कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। नीचे खड़ा अरमान दोनों को देख रहा था, पर अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, ना ही अब उसके दिल में नफरत थी। कल्पना अभी भी वरदान की तरफ हैरानी से देख रही थी और वरदान ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वरदान उसकी आंखों में देखते हुए, फैमिली फोटो अभी पूरी नहीं हुई है, उसकी बात से कल्पना असमंजस से उसकी तरफ देखती है। उसकी परेशानी वरदान भी समझ जाता है। अगले ही पल वो गौरव को अपने पास आने का इशारा करता है और उसके कान में कुछ कहता है। उसकी बात सुनकर गौरव झट से स्टेज के नीचे जाता है और तुरंत कल्पना के मम्मी पापा को ऊपर लेकर आता है। ये सब देखकर कल्पना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वरदान ऐसा भी कुछ कर सकता है। वरदान उन दोनों को अपने पास खड़ा करता है और मीडिया वालों की तरफ देखकर, ये भी मेरा परिवार है, मेरी पत्नी के माता पिता, मतलब मेरे माता पिता। बस फिर क्या था, मीडिया लग गया था उनकी फोटो खींचने। जहां उसकी बात सुनकर पूर्वी खुशी से झूम उठी थी, वहीं लता झंझमुड़कर राख हो गई थी। पर यूं दुनिया की नज़रों में आने का मौका और मीडिया के सामने आने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो तुरंत स्टेज की तरफ जाने लगती है, पर पूर्वी लपक कर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए, क्या कर रही हो मम्मी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो उसे ऊपर जाने ही नहीं देती। लता एक बार फिर मन महसूस कर रह जाती है। वरदान की बात सुनकर उसका सबके सामने कल्पना के परिवार को अपना परिवार कहना, उसके माता पिता को अपने माता पिता के समान दर्जा देना, कहीं न कहीं कल्पना के दिल को अच्छा लगा था। पर उसका दिमाग कह रहा था कि यह भी इस इंसान का कोई छल है, कोई फरेब है। दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ जाती है और एक बार फिर दिमाग की जीत होती है और एक बार फिर वो वरदान को गलत समझ लेती है। वैसे भी वो वरदान की पत्नी के रूप में दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी, पर आज वो तो नज़रों में आई ही आई, उसका परिवार भी आ गया। उसे यह सब वरदान की चाल लग रही थी कि वो उसके वापस जाने का हर रास्ता जानबूझकर बंद कर रहा है। वो बेहद नफरत से वरदान की तरफ देखती है और मन में, तुम कितनी भी कोशिश कर लो इस झूठे रिश्ते को बचाने की, मुझे अपने पास रखने की, इस झूठी शादी को सच्चा बनाने की, पर मैं इस शादी को नहीं मानूंगी, मतलब नहीं मानूंगी। ना इस शादी को मानूंगी और ना कभी तुम्हें अपना पति मानूंगी। और तुम मेरे सामने अच्छा बनने की कितनी भी कोशिश कर लो, कभी अच्छे नहीं बन सकते। एक ना एक दिन मैं ये बंधन तोड़ दूंगी और आज़ाद हो जाऊंगी इस झूठे रिश्ते से। वरदान कल्पना के इरादों से पूरी तरह अनजान था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा था। पर कल्पना बस एक मौका तलाश रही थी इस रिश्ते से आज़ादी पाने का। अब देखना यह होगा कि किसका सोचा हुआ सच होता है। उधर रचना ने भी ये सोच लिया था कि वो एक बार तो कल्पना से मिलेंगी और उससे बातें करेंगी। कल्पना के अंदर उसे वो कड़ी नजर आ रही थी जो उसके टूटे परिवार को जोड़ सकती थी, पर कल्पना तो ये रिश्ता तोड़ने के चक्कर में थी। उधर अरमान खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो बस कल्पना से माफी मांगना चाहता था और जल्द ये मौका उसे मिल भी गया। सब लोग अब स्टेज से नीचे आ गए थे।
कल्पना किसी बहाने से दूसरी तरफ चली जाती है क्योंकि वरदान के साथ दम घुटता था उसका। अरमान जो उसे ही देख रहा था वो उसके पीछे जाता है। वरदान कुछ मेहमानों के साथ बिजी हो जाता है। कल्पना का चेहरा दूसरी तरफ था और पीठ उसकी तरफ। अरमान उसके पीछे जाता है और उसे आवाज़ लगाते हुए, कल्पना। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर कल्पना पीछे मुड़कर देखती है और अरमान को देखते ही नाराज़गी और गुस्से से, अब क्या सुनाना बाकी रह गया है अरमान? अब कौन सा तमाशा बनाने आए हो तुम? अब तुम्हें वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अरमान बीच में ही, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माफ़ कर दो मुझे, मैं अपने गुस्से और नफ़रत में अंधा हो गया था और तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अरमान आगे बोलते हुए, मैं तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हूँ और एक तुम हो जो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी नज़रों में बुरी बन गई। लानत है मुझ पर। जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे कल्पना की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। तुम्हें यह सब कैसे पता? किसने बताया? वो तुरंत उससे सवाल करती है। बदले में अरमान अपनी नज़रें वरदान की तरफ कर देता है। कल्पना उसकी नज़रों का पीछा करती है। उसकी नज़रें ठहर जाती हैं वरदान पर। अरमान को सच बताने वाला वरदान है, कोई और नहीं। यह जानकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो उसे देखते हुए मन में, अब ये इसका कौन सा नया नाटक है? आखिर ये साबित क्या करना चाहता है? वो उसे देखते हुए मन ही मन ये सब सोच रही थी। अरमान उसकी तरफ देखकर, आज अगर सही वक्त पर वरदान भाई मुझे सच नहीं बताते तो मैं अपने गुस्से और नफरत में पता नहीं क्या कर बैठता। पता नहीं तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर देता। इतना कैसे गिर गया मैं? अरमान अफसोस करते हुए बोलता है। उसकी आवाज़ से कल्पना होश में आती है और वो उसकी तरफ देखती है और फिर उसे समझाते हुए, देखो अरमान, जो हो चुका है उसके बारे में मत सोचो। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहोगे। मैं पहले भी तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और आज भी मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। दोस्ती से आगे मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं सोचा और उसी दोस्ती के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी लड़की आएगी। बस अब तुम मेरे लिए एक ही जगह पर रुके मत रहना, आगे बढ़ जाना। जब भी प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में दस्तक दे तो उसे सुन लेना, वरना बहुत से लोग उससे यूं ही अधूरे रह जाते हैं। ये कहते हुए उसके जहन में वो टैटू वाला घूम जाता है और अंदर ही अंदर उसे अफसोस होता है उस टैटू वाले से ना मिल पाने का। अरमान उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो फीका मुस्कुराते हुए, प्यार ने तो बहुत पहले ही मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे दी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वरदान कुछ लोगों से बात जरूर कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान उन्हीं दोनों पर था। कल्पना अरमान को जाते हुए देख रही थी। फिर वो एक नज़र वरदान की तरफ देखती है और बेहद गुस्से से मन में, भले ही तुमसे मिलना मेरी किस्मत में लिखा हो वरदान ओबराय, पर मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूँगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अपनी किस्मत से निकाल कर रहूँगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बेहद गुस्से से वो मन ही मन ये सब बोलती है। उसके बाद वो अपने परिवार के पास चली जाती है। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। सारे मेहमान शानदार खाने का मजा ले रहे थे। मीडिया भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। गौरव और उसकी टीम हर चीज पर खास ख्याल रख रहे थे। पूर्वी अब कल्पना के साथ थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। अचानक ही गौरव की नजरें उस पर चली जाती हैं। हंसती हुई पूर्वी कितनी प्यारी लग रही थी, ये तो बस गौरव ही जानता था। वो अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसके होंठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। एकदम से पूर्वी की नजरें गौरव पर चली जाती हैं, जो बावरा होकर उसे ही देख रहा था। एकदम से पूर्वी की उसकी तरफ देखने से वो सकपका जाता है और तुरंत अपने फ़ोन में अपनी आंखें गड़ा लेता है। उसके चेहरे पर इस वक्त जो भाव थे ना, उसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। पूर्वी समझ गई थी कि वो उसे ही देख रहा था। गौरव के चेहरे के भाव देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। वो वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। गौरव धीरे से अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है, पर वहां तो पूर्वी थी ही नहीं। वो उसे इधर उधर ढूंढते हुए, अब ये कहाँ गई? उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। पूर्वी जो छिपकर उसे ही देख रही थी, वो उसकी हरकतें देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उधर वरदान भी अब मेहमानों से फ्री हो गया था। उसकी नजरें कल्पना पर जाती हैं, जो अपने परिवार के साथ थी और बेहद खुश नजर आ रही थी। अरमान वहां से जा चुका था। इससे पहले कि वरदान वहां से जाता, तभी रंजना उसके पास आते हुए,
आज भी अपनी माँ से बात नहीं करेगा? एक दर्द था उसकी आवाज़ में। वरदान के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके हाथ की मुट्ठी कस जाती है। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रंजना की तरफ देखता है और तंज कसते हुए, कितनी बार कहूँ आपसे कि आप मेरी माँ नहीं हैं। इतना कहकर वो फिर से वहाँ से जाने लगता है। रंजना पीछे से, अच्छा माँ ना सही, मौसी से तो बात कर ले बेटा। उससे बेटा कहते ही वरदान का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो गुस्से से पीछे पलटता है और उतने ही गुस्से से, करता, मैं ज़रूर आपसे बात करता, लेकिन आप मेरी मौसी भी कहाँ बनी? आपको तो जल्दी थी विनोद ओबराय की दूसरी पत्नी बनने की, मेरी सौतेली माँ बनने की। मौसी का रिश्ता रहा ही कहाँ? बेहद गुस्से से बोलता है वरदान। बदले में रंजना हैरानी से, सौतेली? मैं तुझे सौतेली लगती हूँ? अरमान से ज़्यादा प्यार किया है मैंने तुझे, और आज भी करती हूँ। अपना बेटा माना है, वो भी दिल से। और यकीन मान, मैं और विनोद शादी करें, ये दीदी की आखिरी इच्छा थी। कसम दी थी उन्होंने हम दोनों को कि उनके जाने के बाद हम शादी कर लें, ताकि तू माँ के प्यार से वंचित ना रह जाए। और मैंने सिर्फ तेरा चेहरा देखकर सिर्फ तेरे लिए ये शादी की थी, वरना मैं। वरदान बीच में ही, ओह अच्छा, मेरे लिए शादी की थी ना आपने? मेरी माँ बनकर आई थी ना आप मेरी जिंदगी में? तो फिर मेरी माँ बनकर रहती ना। विनोद ओबराय की पत्नी बनने की क्या जरूरत थी? अरमान की क्या जरूरत थी आपको? वो एकदम से बोलता है। यह सुनते ही रंजना का चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है और वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती। वरदान गुस्से से वहां से चला जाता है। आज एक बार फिर उसका गम ताजा हो गया था। पार्टी भी वो अपने अंतिम चरण पर थी। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी में थे। कल्पना ने तो अपने घर वालों के साथ खाना खा लिया था, पर वरदान ने कुछ नहीं खाया था। कल्पना के घर वाले भी बस वहां से निकलने वाले थे। इतने में वरदान कल्पना के पास जाकर, चलें? बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया था। अब बस वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन कल्पना का बिल्कुल मन नहीं था उसके साथ जाने का। पर इस वक्त वो मजबूर थी। मंजू कल्पना से, हाँ बेटा जाओ तुम, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। वरदान गौरव को बुलाता है और कल्पना के मम्मी पापा को घर तक छोड़ने के लिए बोलता है। इसके बाद वो कल्पना का हाथ पकड़ते हुए, चलो। कल्पना एक बार फिर मन महसूस कर रह जाती है। वो चुपचाप वरदान के साथ चल देती है। वरदान उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था और कल्पना मन मार कर उसके साथ चल रही थी। वरदान उसे लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंचता है। वहां पर दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वरदान जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, तभी कल्पना एकदम से उसका हाथ झटक देती है। वरदान बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखता है। बदले में कल्पना गुस्से से, यहाँ पर कोई नहीं है तो आपको नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। वरदान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते ना तो वरदान कुछ बोलता है और ना ही कल्पना। दोनों ऐसे ही बैठे थे जैसे अजनबी हों, जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हों। वरदान तो रंजना की बातों से पूरे गुस्से से भर गया था और कल्पना इस बात से गुस्सा थी कि वरदान अच्छा होने का दिखावा क्यों कर रहा है। आखिर साबित क्या करना चाहता है वो? फिलहाल तो दोनों अपनी अपनी सोच में घूमते और खामोशी से यह सफ़र कट रहा था। उधर गौरव खुद कल्पना के मम्मी पापा को उनके घर छोड़ने जा रहा था। कल्पना की चाची लता पूर्वी को लेकर लपक कर उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। हालांकि पूर्वी उसे मना कर रही थी, उसे रोक रही थी, पर लता पर तो बड़ी और महंगी गाड़ी में बैठने का भूत सवार था। अपनी माँ की इस हरकत पर पूर्वी को बहुत शर्म आती है, जो कि गौरव भी समझ जाता है। लेकिन उसे लता से कोई मतलब नहीं था। उसे तो पूर्वी की सादगी और सच्चाई पहली नज़र में ही भा गई थी। वो सबसे आंख बचाकर पूर्वी के पास जाता है और धीरे से, आप परेशान मत होइए, मेरे लिए तो अच्छा है। इस बहाने से आपका घर पता चल जाएगा और जब आपसे मिलने का मन होगा तब आपके घर आ जाऊंगा। भगा तो नहीं देंगी ना आप मुझे अपने घर से? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है। पूर्वी एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर अपना चेहरा फेर लेती है। उसके बाद वो सब भी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। गौरव गाड़ी चला रहा था। कल्पना के पिता आगे बैठे थे और बाकी तीनों पीछे। पूर्वी बीच में बैठी थी, जिस वजह से गाड़ी में लगे मिरर में उसका चेहरा नजर आ रहा था। गौरव की नजरें बार बार उस पर जा रही थीं और पूर्वी भी यह बात अच्छी तरह समझ रही थी। उसकी नजरें गौरव से मिलती तो वो झट से अपनी नजरें फेर लेती।
नज़रों से नज़रें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था दोनों के बीच। वहीं दूसरी तरफ कल्पना और वरदान के बीच तो पूरी तरह खामोशी पसरी हुई थी। एक दूसरे से बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों साथ साथ चलते हुए अंदर आते हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझते और सीधा अपने कमरे में। वरदान तो सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। जब भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो उस वक्त वो अकेला ही रहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुस्से में सामने वाले को कुछ उल्टा सीधा बोल दे या वो किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे। अपने गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से जानता था वो। जितना वो गुस्से में था उतने ही गुस्से में कल्पना भी थी, क्योंकि आज जो वरदान ने किया, अरमान को सच बताया कि किस तरीके से उसने कल्पना को मजबूर किया था शादी करने के लिए। हालांकि वरदान के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो ये जताना नहीं चाहता था कि वो कल्पना पर कोई मेहरबानी कर रहा है या कल्पना पर कोई एहसान कर रहा है। लेकिन जिस इंसान को जब हम एक बार गलत समझ लेते हैं तो फिर वो हर बार हमें गलत ही लगता है। और यही हो रहा था कल्पना के साथ। वो किसी भी कीमत पर उसके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। इसलिए तो वो हर छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे मौक़ों पर भी झगड़ा करने के बहाने ढूंढती थी। गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो वरदान से कोई भी बहस करना ज़रूरी नहीं समझती। वो अपने कपड़े बदलती है और बिस्तर पर आकर लेट जाती है, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वैसे नींद एक और शख्स की आंखों में नहीं थी, और वो थी रंजना। जिस तरीके से आज वरदान ने उससे बात की और उससे सवाल किया कि जब वो मेरी माँ बनकर इस घर में आई थी तो फिर विनोद की पत्नी बनने की क्या ज़रूरत थी, अरमान की क्या ज़रूरत थी। वरदान के ये सवाल करते ही उसके सीने में दफन वो राज आज जाग गए थे, जो सिर्फ उसे ही पता थे। यहाँ तक कि विनोद को भी नहीं था। उसका विनोद से शादी करना सिर्फ कुसुम को दिए हुए वचन के लिए नहीं था। उसके पीछे उसकी एक मजबूरी भी थी, जो वो किसी से नहीं बता पाई। हम कह सकते हैं कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से वरदान ने उससे सवाल किया, उसके बाद वो डर गई थी। डर गई कि सालों पहले जो राज उसने अपने अंदर दफन किया था, वो अगर कहीं खुल गया तो क्या होगा। वो अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी और हर चीज़ से अनजान विनोद बेखबर सो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था कि कैसे कल्पना ने वरदान को शांत किया था, कैसे उसको समझाया था, और वरदान ने भी कितनी आसानी से उसकी बात मान ली थी। वो समझ गई थी कि जो काम कल्पना कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कल ही कल्पना से मिलने जाएगी। वो घड़ी में टाइम देखती है और उसी वक्त फ़ोन मिला देती है। कल्पना भी कहाँ सोई थी अभी तक। उसका फ़ोन रिंग करता है और वो रंजना का नंबर देखकर चौंक जाती है कि इतनी रात में वो उसे क्यों फ़ोन कर रही है। कहीं अरमान ने कुछ, ये सोचते हुए वो अंदर तक घबरा जाती है। वो तुरंत फ़ोन उठा लेती है। हेलो, हेलो आंटी, अरमान ठीक है? उसने कुछ, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी से बोलती है। सब ठीक है कल्पना, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी कल के कल। यह सुनकर कल्पना मन में, ये मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? हेलो बेटा, तुम सुन रही हो ना? जी आंटी, मैं सुन रही हूँ। बोलिए, कहाँ आना है? तुम्हारे घर के पास जो मंदिर है, कल सुबह मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती ही मिलूंगी। आना जरूर बेटा। इतना कहकर रंजना फ़ोन कट कर देती है। कल्पना मनी मन खुद से सवाल करते हुए, ऐसा क्या हो गया जो ये मुझे इतनी जल्दी मिलना चाहती हैं? ये बोलते हुए वो लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे नींद आ जाए। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन कोई बुक पढ़ने का कर रहा था, लेकिन सारी बुक्स तो स्टडी रूम में थी और स्टडी रूम में वरदान था। ओफो, क्या मुसीबत है। अब उस सड़ियल के पास जाना पड़ेगा। बड़बड़ करते हुए वो उठती है और स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। वैसे सोया तो वरदान भी नहीं था इस वक्त। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस सोफे पर अपनी आंखें बंद किए लेटा था। कल्पना एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर दबे पांव कमरे में आती है। वरदान जो अपनी आंखें बंद किए लेटा था, कल्पना उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो गया है, जबकि वरदान जाग रहा था। और तो और उसे यह भी पता चल गया था कि कल्पना अंदर कमरे में आई है। वो भी हैरान था कि ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। कल्पना जो वरदान को सोया हुआ समझ रही थी, वो उसे देखते हुए, हूँ,
इसे देखो, मेरी नींद बिगाड़ कर खुद कितने आराम से सो रहा है, वो बड़बड़ाती है। इस बात से अनजान कि वरदान सब सुन रहा है। फिर वो उसे नज़रअंदाज करते हुए बुक सेल्फ की तरफ बढ़ जाती है और एक किताब ढूंढने लगती है। लेकिन वो जो किताब ढूंढ रही थी वो उसे मिल ही नहीं रही थी, और मिलती भी कैसे। जिस किताब को वो ढूंढ रही थी वो तो वरदान के सीने पर रखी हुई थी। कुछ देर पहले जब कल्पना उसके लिए खाना लेकर आई थी तब उसने वो किताब देखी थी, पर अब उसे मिल नहीं रही थी। वो सारा बुक सेल्फ देख लेती है पर कोई फ़ायदा नहीं। वो थोड़ा पीछे होती है और अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, अरे यहीं तो रखी थी, अब कहाँ चली गई, वो खुद से ही बोलती है। तभी वरदान की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जो कि उसके ठीक पीछे था। इस किताब को ढूंढ रही हो? वो अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को उसके सामने करते हुए बोलता है। कल्पना एक नज़र उस किताब को देखती है और अगले ही पल उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है, और वो चहकते हुए एकदम से वरदान के हाथ से किताब लेते हुए, हाँ यही वाली तो थी, वो किताब को देखते हुए बोलती है। इस वक्त उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। कल्पना जब से वरदान की ज़िंदगी में आई थी, या हम कह सकते हैं उसके घर में आई थी, तब से लेकर अब तक वरदान ने पहली बार उसको इस तरह खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। लेकिन अगले ही पल कल्पना को एहसास होता है कि उसे किताब देने वाला कोई और नहीं, वरदान है। वो वरदान जिससे वो नफरत करती है, बेहद नफरत। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, जो कि वरदान भी देख लेता है। कल्पना गुस्से से वरदान की तरफ देखती है और वो किताब वापस उसके हाथ में रखते हुए, नहीं चाहिए, इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वरदान एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे वो संभल नहीं पाती और एकदम से उसके सीने से जा लगती है। कल्पना गुस्से से उसे घूरते हुए, क्या बदतमीजी है ये, क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, क्यों मुझे छूने की कोशिश करते हो तुम। वरदान उसकी बातों को अनसुना करते हुए, तुम्हें नफरत मुझसे है ना, इस किताब से तो नहीं, इस किताब ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। यह सुनते ही कल्पना एकदम से उसका हाथ झटकते हुए, ठीक कहा तुमने, इस किताब ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है मिस्टर वरदान ओबराय, सब कुछ। और तुम मेरे सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और वरदान एक बार फिर वापस सोफे पर बैठ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो बार बार कल्पना के करीब जाने की कोशिश करता है, क्यों उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जबकि वो जानता है कि वो उससे नफरत करती है, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। फिर भी कल्पना की कई बातों से उसे बुरा क्यों नहीं लगता, गुस्सा क्यों नहीं आती उसे उसकी बातों पर। खैर किसी तरह यह रात गुजरती है और सवेरा होता है। वैसे यह रात 3 लोगों के लिए बहुत लंबी थी, वरदान, कल्पना और रंजना। रंजना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कल्पना से मिलना चाहती थी, उसे वरदान के बारे में कुछ बताना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी। वो समझ गई थी कि कल्पना वरदान को गलत समझ रही है। उसने सोचा था कि वो कल्पना से बात करेगी, उसे समझाएगी, तो शायद वो वरदान को समझ सके, उसके दिल में बेवजह पल रही नफरत उसको मिटा सके। इसलिए वो टाइम से पहले तैयार होकर मंदिर पहुंच गई थी और वो वहां बैठी कल्पना का इंतजार कर रही थी। उधर वरदान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और कल्पना रंजना से मिलने जाने के लिए। वरदान स्टडी रूम में था और कल्पना अपने रूम में। कुछ देर में वरदान तैयार होकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो नजरें जाती हैं कल्पना पर, जो कि आईने के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। हल्के पीले कलर का चूड़ीदार पहना था उसने, बालों को खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक। वो जानबूझकर मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी, क्योंकि उसने साफ कह रखा था वरदान को कि वो इस शादी को नहीं मानती और ना ही कभी मानेगी। लेकिन वरदान उसे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करता था। वो अपने कानों में अपने इयररिंग्स पहन रही थी, तभी उसकी नज़र वरदान पर जाती है, पर वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। वरदान भी अपनी नज़र फेर लेता है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। ना वो कल्पना से कुछ बोलता है और ना ही कल्पना उसे। कल्पना को तो यह था कि वो सुबह सुबह तैयार हो रही है तो पक्का 10 सवाल पूछेगा कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, बैंक जाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। लेकिन वरदान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बोला ही नहीं।
और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। एक बार फिर कल्पना मन महसूस कर रह जाती है। वो एक बड़ा झगड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी अपने और उसके बीच। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मुद्दा, कुछ भी ऐसा हो जिससे वरदान खुद उसे अपनी जिंदगी से, अपने घर से जाने के लिए कह दे। वरदान नाश्ता किए बिना ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद कल्पना रेडी होकर नीचे उतरती है। सर्वेंट उसको भी नाश्ता करने के लिए बोलते हैं। उसकी नज़र टेबल पर रखी वरदान की प्लेट पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो बिना खाए ही चला गया है। पर अगले ही पल वो मन में, ये खाए या ना खाए मुझे क्या, यह सोचती हुई वो नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। वो बात अलग थी कि उससे खाया नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद नाश्ता करके वो भी निकल जाती है रन्ना से मिलने के लिए। दूसरी तरफ गौरव, उसके दिल का तो बुरा हाल हो चुका था जब से वो पूर्वी से मिला था। कल रात वो खुद पूर्वी को उसके घर तक छोड़कर आया, उसका घर देखकर आया और इशारों इशारों में प्यार भरी बातें भी करके आया। पूर्वी उसे पहली नज़र में भा गई थी और शायद पूर्वी को भी गौरव अच्छा लगा था। पर इन दोनों का ये रिश्ता पूर्वी की माँ लता को सहन होता है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तो पूर्वी को वरदान के साथ देखना चाहती हैं। कल्पना को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर कर अपनी लड़की को वहां पर फिट करना चाहती हैं। पर ऐसा कितना संभव हो पाता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कुछ देर बाद रंजना और कल्पना आमने सामने थी। कल्पना उसके पास जाकर बैठते हुए, नमस्ते आंटी, कहिए आपने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया है। बात ही ऐसी है बेटा, जो तुमसे करनी बहुत ज़रूरी थी और उसके लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं यहाँ तुमसे वरदान के बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हें सच बताना चाहती हूँ बेटा कि वो गलत नहीं है। तुम उसे जैसा समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल का बहुत अच्छा है, बस ऊपर से सख्त बनकर घूमता है। बेटा वो बहुत छोटा था जब उसे एक गलत फहमी हो गई और वो आज तक उसी गलत फहमी में जी रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वो मेरी बात नहीं सुनता। पर कल रात पार्टी में मैंने देखा कि वो तुम्हारी बात सुनता भी है और समझता भी है। प्लीज बेटा तुम उसे। इससे पहले कि रंजना अपनी बात पूरी करती, कल्पना बीच में ही वहां से उठते हुए, आंटी प्लीज, आप उस इंसान की बात कर रही हैं जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, और आप ये कह रही हैं कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है जिसने मेरे पापा को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। वो इंसान गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, और आप उसकी फिक्र कर रही हैं जो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करता। सॉरी आंटी, आपका होगा इतना बड़ा दिल जो आप सब बर्दाश्त कर रही हैं, पर मेरा नहीं है। अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि आप वरदान के बारे में मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। मुझे नहीं जानना कि उसके अतीत में उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज को देखती हूँ। मेरे आज में जो उसने मेरे साथ किया है वो गलत है और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। बेहद गुस्से से बोलती है कल्पना और वहाँ से चली जाती है। रंजना उसे आवाज़ लगाती रह जाती है, लेकिन कल्पना उसकी एक बात नहीं सुनती। रंजना समझ रही थी कि कल्पना का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। आखिर अपने पिता के लिए कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है ये सब। वो वहीं खड़ी कल्पना को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन बेहद अफसोस के साथ, काश ये लड़की एक बार मेरी बात सुन लेती तो शायद इसे वरदान को समझने में आसानी हो जाती और मुझे अभी तसल्ली हो जाती कि चलो कोई तो है जो वरदान का ख्याल रख सकता है। पर शायद ये सुख मेरे नसीब में नहीं है और शायद वरदान के नसीब में भी नहीं है। इसके बाद वो भी वहां से चली जाती हैं। उधर वरदान ऑफिस पहुंच गया था, लेकिन आज रह रहकर कल्पना की बात उस पर हावी हो रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो कल्पना ने उसे कहा था। उसे याद आता है कि कितनी नफरत से वो उसे देख रही थी, कितनी नफरत से वो उससे बात कर रही थी। इतनी नफरत कि उसने उसके हाथ से किताब तक नहीं ली। बार बार कल्पना के शब्द उसके जहन में घूम रहे थे। मेरा इस किताब ने कुछ नहीं बिगाड़ा मिस्टर वरदान, पर लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ा है। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। चाहे तुम अच्छे होने का कितना भी नाटक कर लो, पर मेरी नज़र में कभी अच्छे नहीं बन सकते। वरदान चाह कर भी अपना ध्यान काम में नहीं लगा पा रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। जिस वरदान को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था,
आज उसे कल्पना की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उसके साथ तो हमेशा से लोग ऐसा ही व्यवहार करते आए हैं। वो लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता आया है, तभी बदले में सबकी नफरत और गुस्सा झेलता आया है। लेकिन कभी उसने किसी की बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया, किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना वो कल्पना के बारे में सोच रहा है। उसकी कई बातें क्यों उसे तकलीफ दे रही हैं, बस वो यही सब सोच रहा था। एकदम से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से अपना हाथ टेबल पर रखी फाइलों पर मारता है और सारी फाइलों को नीचे गिरा देता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है, जैसे शांत करना चाहता हो खुद को और अपने अंदर चल रहे विचारों को। दूसरी तरफ अरमान को जब से सारी सच्चाई पता चली थी, तब से बेचैन तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना बेचैन कि उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना काम में ना कहीं और। कहीं ना कहीं विनोद उसकी हालत बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने एक ज़रूरी मीटिंग के लिए उसे लंदन भेजने की तैयारी कर ली थी कि कुछ दिन वो वहाँ पर रहकर आएगा तो शायद उसका मन बदल जाए, शायद वो अच्छा महसूस करने लगे। अरमान ने भी उस वक्त वहाँ से जाना ही बेहतर समझा, इसलिए आज रात को वो लंदन जा रहा था। वैसे कोई और भी था जो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था, वरदान की शादी के बाद, और वो थी वैदेही, जो दिल ही दिल वरदान को अपना सब कुछ मान बैठी थी। और एकदम से वरदान ने उसे जाकर ये बताया कि उसने शादी कर ली है। अब उसका लंदन में रुकने का, और ख़ासकर वरदान के घर में रुकने का कोई मकसद नहीं रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। माँ बाप उसके रहे नहीं थे, बस एक भाई था जो बहुत ज़्यादा बदतमीज, जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बहन के साथ कुछ भी कर सकता था। ऐसे में पूरी दुनिया में एक वरदान नाम का सहारा था उसको, जो अब उसका नहीं रहा था। और वो चाहती भी नहीं थी कि उसकी वजह से वरदान की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। सिर्फ 10 दिनों में उसका कोर्स पूरा होने वाला था और उसके बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो वापस इंडिया चली जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पर होगा वो देखा जाएगा। हर कोई अपनी अपनी उलझन में गुम था, हर कोई अपनी अपनी परेशानी से जूझ रहा था। वक्त मानो हर किसी के लिए रुक गया था, किसी को भी अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वरदान और कल्पना का रिश्ता सही होने की बजाय दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। वरदान ने अपनी तरफ से कोशिश की थी एक दो बार कल्पना से बात करने की, अपने रिश्ते को एक मौका देने की, पर कल्पना ने उस कोशिश को देखकर भी अनदेखा कर दिया था। करीब एक हफ्ता बीता होगा, और इस बीते एक हफ्ते में कल्पना ने हर रोज एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये कोशिश की थी कि वरदान के साथ उसका बड़े से बड़ा झगड़ा हो, कोई उसको ऐसा पॉइंट मिले जिससे वो बहुत बड़ा इशू बनाए, और फिर जो वो चाहती थी वैसा हो जाए। लेकिन अभी तक उसको ऐसा कुछ नहीं मिला था। वो जानबूझकर वरदान के ऊपर गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी, बात बात पर उसको बेइज्जत भी करती थी। लेकिन मजाल है जो वरदान ने कभी पलटकर उसकी किसी बात का जवाब दिया हो या उस पर गुस्सा किया हो। बल्कि वरदान को कुछ हो गया था, कहीं ना कहीं वो उसके गुस्से को भी पसंद करने लगा था। हम कह सकते हैं कि कल्पना का गुस्सा भी उसे भाने लगा था, कल्पना की तीखी बातें भी उसे अच्छी लगने लगी थी। ऐसा नहीं था कि कल्पना ये सब देख नहीं रही थी या समझ नहीं रही थी। कहीं न कहीं वरदान की कुछ अच्छाइयाँ उसको नज़र भी आई थीं। उसने महसूस भी की थी। उसके साथ रहकर यह जाना था कि वो दिल का बुरा नहीं है। लेकिन जब इंसान की आंखों पर गुस्से और नफरत की पट्टी बंधी हो, तो वो चाहकर भी अच्छाई देखना नहीं चाहता। और कल्पना ने तो कसम खा ली थी कि उसे वरदान के साथ रहना ही नहीं है। पता नहीं क्यों वो अब तक उस टैटू वाले को अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी। उसका अट्रैक्शन था या पहली नज़र का उसका प्यार था। जब भी वरदान उसके करीब आता या कभी वो वरदान के करीब जाती किसी काम से या कभी किसी बहाने से, तो कहीं ना कहीं वो टैटू वाला उसके जहन में ताज़ा हो जाता। उस वक्त एक अलग ही एहसास, एक अपनेपन का एहसास उसे छू कर जाता। कुछ था जो उसे अंदर तक तोड़ जाता, यह सोचकर कि ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी के लिए एहसास फ़ील किया, और वरदान की वजह से वो उसे देख भी नहीं पाई। मिलना तो दूर की बात है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे इसी बात का था। वैसे इन सब में एक और चीज़ भी हुई थी कि बीते इस हफ्ते के अंदर वरदान को दो दो बार किसी काम से लंदन जाना पड़ा। चूंकि अरमान भी वहीं था और वैदेही भी अभी वहीं थी वरदान के घर में। सबको पता था कि वरदान का लंदन में एक घर है। अरमान को भी पता था। अब हुआ यह
कि जब वरदान लंदन गया तो किसी काम से वैदेही को अपने साथ बाहर लेकर आया और दोनों को साथ में अरमान ने देख लिया। उसे उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी कि किसी और लड़की को वरदान के साथ देखकर। उसे बहुत अजीब लगा था वरदान को किसी भी अनजान लड़की के साथ देखकर। फिर उसने उन दोनों का पीछा किया और अपने लेवल पर सारी बात पता की, तो उसे पता चला कि ये लड़की तो बहुत टाइम से लंदन में ही रह रही है, वो भी वरदान के घर में। और वरदान अक्सर ही लंदन आता जाता रहता था। पर अब इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था उसने। ये सब जानकर, ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वरदान कल्पना को चीट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे वैदेही पर आता है कि एक ऐसी लड़की है जो एक शादीशुदा इंसान के साथ रह रही है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो पूरा गुस्से से भर जाता है। नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। पता नहीं वरदान भाई को क्या हो गया, वो तो ऐसे नहीं थे। ये सब जरूर इसी लड़की का किया धरा है। इसी ने वरदान भाई को फंसाया होगा, शायद पैसों के लिए। पर अब नहीं, मैं इस लड़की को वरदान भाई से दूर करके रहूंगा। मैं कल्पना की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर इस लड़की के मुंह पर पैसे मारता हूँ। यह कहते हुए वो वरदान के घर जाने के लिए निकल जाता है। आगे की कहानी